साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। जब सत्ता अहंकार और तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है तो उसके सामने कोई आंदोलन हो, कोई स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, आमरण अनशन हो, सब कुछ धराशायी हो जाता है, क्योंकि सत्ता को लगता है कि हमें जनता ने जिताया है और हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारे कार्यों का विरोध करने के लिए जो आते हैं, चाहे वह सोनम वांगचुक जैसे वैज्ञानिक और समाज सेवी ही क्यों न हो, वह हमारे रास्ते में अवरोध उत्पन्न करते हैं। और जब सत्ता को यह महसूस हो जाता है कि उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, अगर सोनम वांगचुक आमरण अनशन के दौरान मर जाएंगे, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का अहंकार यहाँ पर काम कर रहा है। इसे आप जिद भी कह सकते हैं। उनकी जिद है कि किसी भी सूरत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। भले ही शिक्षा मंत्री और उनके विभाग ने अनेकों गुनाह किया हो, पेपर लीक जैसे संगीन अपराध किया हो, लेकिन इसमें धर्मेंद्र प्रधान का कोई हाथ नहीं है और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, तो इस्तीफा क्यों दें। जब प्रधानमंत्री सत्ता में रहते हैं तो उनकी भाषा बदल जाती है, और जब विपक्ष में रहते हैं तब भी उनकी भाषा बदल जाती है। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार की मुखालफत कितना 2013-14 या उसके पहले नरेंद्र मोदी करते थे, और छोटे छोटे मामलों को बड़ा बना करके किस तरह से पेश करते थे। लेकिन आज बड़ी समस्याओं को भी हल्के में पेश किया जा रहा है, या यूं कहें कि सोनम वांगचुक के बहाने कि सबका दिल दिमाग इन्हीं पर लगा रहे, चर्चा के विषय में सोनम बने रहें और मंदिर में जो लूट कांड हुआ सब भूल जाए। तो क्या यह फितरत काम कर रही है? हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जनता के मूड को अब भांप नहीं पा रहे हैं। वह समय जा चुका है जब जनता के मूड को भांप करके सियासत करते थे और जनता का भरपूर सहयोग मिलता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते पर चल रहे हैं और उसमें जो तानाशाही और अहंकार का पुट दिखाई देता है, उससे नरेंद्र मोदी की भद कुछ ज़्यादा ही पिट रही है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, वैश्विक स्तर पर अगर नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है और दुनिया के देशों में यह बात पहुंच गई है कि नरेंद्र मोदी पुरस्कार लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी समझौता कर सकते हैं और भारत के खजाने से कितना भी धन लुटा सकते हैं, तो आज देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तकरीबन 12 साल तक सफलतापूर्वक राज कर चुके हैं, वह किस दिशा में जा रहे हैं। और हमें तो लगता है कि राहुल गांधी ने जो कहा है कि 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार अपने गुनाहों से, अपने गलतियों से ध्वस्त हो जाएगी, धराशायी हो जाएगी। हमें लगता है कि उसी दिशा में नरेंद्र मोदी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और साल भर की बात नहीं और 6 महीने में भी उनकी सरकार जा सकती है।
क्योंकि उन्हें समर्थन देने वाले जो हैं, जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी के अहंकार और तानाशाही रुख को समर्थन हमेशा देते रहें, क्योंकि उन्हें अपनी भी सियासत बचानी है। लेकिन इसका विकल्प जो नरेंद्र मोदी ने खोजा है कि दूसरी पार्टियों से तोड़ करके संख्या बल को पूरा किया जाए, पूरा ही न किया जाए बल्कि 362 के आंकड़े को छू लिया जाए, जो 2/3 बनता है 543 में। और अगर उस आंकड़े तक पहुंच जाएंगे तो आरएसएस के सपने को साकार करने में नरेंद्र मोदी को 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगेंगे। या यूँ कहें, जो संसद का सत्र आने वाला है, वर्षाकालीन सत्र, मानसून सत्र, इसी में संविधान का वारा न्यारा हो जाएगा अगर 362 का आंकड़ा छू लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि 2/3 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो पहली शर्त तो पूरी कर लेते हैं कि 29 राज्यों में से तकरीबन 26-27 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और दूसरी शर्त है कि राज्यसभा और लोकसभा में अगर 2/3 बहुमत हो जाए तो नरेंद्र मोदी संविधान को बदल सकते हैं, यहाँ तक कि प्रजातंत्र की नींव भी हिला सकते हैं। तो राहुल गांधी अपने रास्ते पर अपना विश्लेषण पेश कर रहे हैं कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह रास्ता इतना खतरनाक है कि निकट भविष्य में सरकार गिर जाएगी। और नरेंद्र मोदी अपने और संघ के विश्लेषण को साथ में लेकर और संघ के ध्येय उद्देश्य को साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हम जरूर कामयाब होंगे और हमारा जो धन बल या वॉशिंग मशीन काम करती है, ऑपरेशन लोटस काम करता है, उसके तहत समाजवादी पार्टी के 2/3 सांसदों को तोड़ लेंगे। तमिलनाडु के डीएमके पार्टी को तोड़ लेंगे और इसी तरह से वह संख्या बल 362 तक पहुंच जाएंगे और संविधान हटाने का विधेयक ला करके कामयाबी अर्जित कर लेंगे। तो अब राहुल गांधी ने जो कहा है वह सच होने वाला है या फिर हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, दो में से एक तो होगा। चाहे राहुल गांधी की भविष्यवाणी सत्य हो या फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंदू राष्ट्र बनकर तैयार हो जाए और मनुस्मृति लागू हो जाए संविधान की जगह। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह भागवत को मालूम होना चाहिए कि इस देश की जड़ें, लोकतंत्र की जड़ें, संविधान की जड़ें इतनी गहराई तक हैं कि उन्हें डिगा सकने में असमर्थ होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में अगर जोखिम मोल ले करके पार्टियों को तोड़ करके और संख्या बल बढ़ा करके कवायद करते हैं तो एनडीए से ही बहुत सारी पार्टियां बाहर हो जाएंगी, जिसका संकेत सोशल मीडिया पर मिल भी रहा है। तो अब कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। या तो धर्मनिरपेक्ष भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं रह जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, या फिर नरेंद्र मोदी की सत्ता चली जाएगी और अपने ही कुकर्मों, अपने ही पापों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धराशायी हो जाएंगे। अब दो भविष्यवाणियों में से कौन सी भविष्यवाणी प्रबल होती है, किसके अनुकूल माहौल बनता है, वह तो निकट भविष्य में पता चल जाएगा। लेकिन अभी तत्काल में जो
राहुल गांधी ने जेएनजी को इकट्ठा करके अपने साथ लेकर चलने का अभियान शुरू किया है, उससे सरकार डरी हुई है। सरकार को लगता है कि जेएनजी के बहाने सरकार को अस्थिर करने या गिराने का काम राहुल गांधी करना चाहते हैं, और इसमें सच्चाई भी है। जेएनजी आज राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया है। राजस्थान के कोटा शहर में एक बड़ा सम्मेलन जेएनजी के साथ राहुल गांधी का हो चुका है। पटना और इलाहाबाद में भी प्रस्तावित था, लेकिन किसी वजह से नहीं हो सका। लेकिन फिर से जेएनजी का और राहुल गांधी का सम्मेलन अगर देहरादून में डबल इंजन के राज्य में इसी 17 जुलाई को होने जा रहा है, तो देहरादून से क्या आवाज़ उठती है और सोनम वांगचुक को लेकर राहुल गांधी का नज़रिया और जेएनजी का नज़रिया क्या होगा, सब कुछ पता चल जाएगा। और दूसरी तरफ 20 जुलाई से पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन करने जा रहा है। जिन मुद्दों को सोनम वांगचुक ने उठाया है और जो मुद्दे युवाओं के लिए, वो चाहे बेरोजगारी हो, पेपर लीक हो या अन्य समस्याएं हों युवाओं की, सबको साथ लेकर अगर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसान आंदोलन जैसा आंदोलन खड़ा करने के लिए 20 जुलाई से कोशिशें कर रहा है या करेगा, तो भारत की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। अगर संघ भगवा गैंग और वर्तमान सरकार की चलेगी तो इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए राजनीति नकारात्मक होने जा रही है। और यदि राहुल गांधी जो संविधान बचाने के मुद्दे पर अरसे से लड़ाई लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म नहीं होने देने का दंभ आए दिन भरते हैं और कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के भूते की बात नहीं है कि वह संविधान ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बना सकेंगे या मनुस्मृति लागू कर सकेंगे। राहुल गांधी खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं और इस चैलेंज को नरेंद्र मोदी किस रूप में ले रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता भी सामने नहीं आकर के राहुल गांधी के बयानों का खंडन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का क्रियान्वयन की बात प्रवक्ता भी नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पर जरूर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तमाम पोस्ट डाली जा रही है और हिंदू राष्ट्र के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी तरफ जैन धर्म एक नास्तिक धर्म है, नास्तिक दर्शन है। वहाँ पर काल्पनिक भगवान या ईश्वर की कल्पना 24 तीर्थंकरों में से किसी तीर्थंकर ने नहीं किया। लेकिन आज के जो जैन मुनि हैं या आज के जो जैन समाज या जैन जाति के लोग हैं, वह पूरी तरह से राममय या राम भक्त हो गए हैं। मतलब अपने ही उद्देश्य, अपने ही सिद्धांतों, अपने ही वैचारिक मान्यताओं के अनुकूल जैन धर्म के लोग अगर हिंदू धर्म के साथ खड़े हो करके मूर्ति पूजा और राम के गुणगान कर रहे हैं, तो यह समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैन और बौद्ध को भी हिंदू मानता है। और जैन जब खुल्लम खुल्ला उसके पक्ष में आ गया है, लेकिन बौद्ध नहीं आए हैं। कोई भी बौद्ध काल्पनिक ईश्वर के खिलाफ पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो जैन मुनि सूर्य सागर ने सोनम वांगचुक के खिलाफ जो अभियान चलाया है, मोर्चा खोला है,
कहा जा रहा है सूर्य सागर जैन मुनि की तरफ से कि सोनम वांगचुक मुसलमान की तरह रोज़ा रख रहे हैं, यह आमरण अनशन नहीं है और देशद्रोही होने के नाते इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, जेल भी भेजा गया था। वह जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन तथ्यहीन है। जेल जरूर भेजा गया था, लेकिन उनके ऊपर देशद्रोह का कोई कानून बना ही नहीं तो वह जेल से बाहर नहीं होते। और जब तक अदालत फैसला न सुना दे कि अमुक व्यक्ति देशद्रोही है, तब तक उसे देशद्रोही कहना गलत होगा कानून की नज़रों में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भागवत की तिकड़ी, या यूँ कहें कि भगवा गैंग की तिकड़ी जिस तरह से विध्वंस की राजनीति पर आमादा हो गई है और राहुल गांधी जिस तरह से विध्वंस से इस देश को बचाने के लिए, संविधान, राष्ट्र और लोकतंत्र को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, हमें लगता है कि राहुल गांधी का साथ देने वाले 140 करोड़ लोगों में से अधिकांश लोग हैं, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। वह किसी भी रूप में संविधान का अनादर या संविधान से छेड़छाड़ या संविधान को ख़त्म करने की प्रक्रिया को जायज़ नहीं समझेंगे और नरेंद्र मोदी और शाह और भागवत का साथ नहीं देंगे। तो देश की सियासत दो दिशाओं की ओर जा रही है। पहली दिशा में सत्ताधारी दल है और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन या दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं आरएसएस को, तो वह एनजीओ है और मोदी की सरकार है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी है, विपक्ष है और 140 करोड़ देशवासी हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी जीत होगी और किसकी हार, और किसकी जीत होनी चाहिए और किसकी हार होनी चाहिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।